नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल 9 जून को शाम 6 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो कार्यवाहक से फुल फ्लेज प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बहरहाल मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं। लेकिन कल जब 7 जून को पुरानी लोकसभा में एनडीए गठबंधन की बैठक में इन्हें सर्वसम्मत से नेता चुना गया, जबकि होना यह चाहिए था कि पहले भाजपा के सांसदों की एक बैठक होनी चाहिए थी जहां इन्हें भाजपा पार्टी का नेता चुना जाना था, लेकिन उसके दरकिनार करके एनडीए की गठबंधन करके इन्हें एनडीए का गठबंधन का नेता चुना गया। सारे लोग जो एनडीए गठबंधन घटक दल के नेता थे, उन्होंने राजनाथ के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। चलिए, यह बहुत अच्छी बात रही कि दो बड़े दल जेडीयू और टीडीपी के सहयोग से ये नेता सर्वसम्मत से बन गए। अब जिस तरह से इन्होंने इंडिया गठबंधन का ऑपरेशन अपने संबोधन में किया और यह बताया कि कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। एक प्रमुख बात इन्होंने कही, उपहास उड़ाया कांग्रेस का। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। दूसरी तरफ जो उन्होंने अब उपहास उड़ाया, उन्होंने कहा कि जब मैं 1 जून को योग साधना से निकल करके आया तो मैंने पूछा कि भाई ईवीएम मशीन जिंदा है कि मर गई। ये 2 बड़ी बात उन्होंने कही थी और ये इंडिया गठबंधन का उपहास उड़ाया था। दोस्तों, आज मैं प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में जो ये तीसरी बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भारत के बनने जा रहे हैं, उनका विश्लेषण करता हूं। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे। दोस्तों, 2019 में वाराणसी से ये सांसद हुए थे और तब इन्होंने 4,79,000 वोटों से जीते थे, और इस बार यह अंतर 1,52,000 रह गया, यानी 1/3 हो गया। इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया कि इस बार वो कितने कम मार्जिन से चुनाव जीते। मैं
सरल शब्दों में बताऊं कि भारत के इतिहास में 2024 में जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं भारत देश के, तो सबसे कम मार्जिन से जीत हासिल करने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये बात जरूर है कि चंद्रशेखर 1991 में 12.78 रैंकिंग थी और मोदी जी इस बार चंद्रशेखर के बाद सबसे कम प्रतिशत से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी ने 1984 में 72.18% मत के अंतर से जीत हासिल की थी और 2024 में यही नरेंद्र मोदी 13.49% मत से जीत हासिल की है। अंतर देखिए, जिस कांग्रेस का कल ऑपरेशन कर रहे थे, धज्जी उड़ा रहे थे, इस बात को नहीं बताया उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, कि इस बार हम भारत के सबसे कम मत प्रतिशत से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये एक बात हो गई कि अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री ये साबित हुए हैं। अब दोस्तों एक बात और बता देना चाहते हैं, इस बार 272 का जादुई आंकड़ा ये नहीं प्राप्त कर पाए और ये जो इस बार एनडीए की सरकार बनी है, ये बैसाखी पे सरकार बनी है। इन्हें हमेशा जेडीयू और टीडी पे दोस्तों, इस बार 2024 में जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इन्हें 5 साल अगर सरकार चलानी है तो जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के सामने शरणागत ही रहना होगा, वरना यह गठबंधन टूट जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने चुनाव मंचों से कहा था कि रिजल्ट आने के दिन 4 जून के बाद कांग्रेस गठबंधन टूट जाएगा, ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा। लेकिन बताना यह है कि आप अपने गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को 5 साल बचाइए और बचाना है, नहीं बचाएंगे तो ये भी गठबंधन टूट जाएगा। अब कैसे टूट जाएगा वो हम बताते हैं आपको। इस बार जब भाजपा चुनाव लड़ने चली तो सारी सीटों का बंटवारा किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ के नहीं किया गया। सारे प्रत्याशी अमित शाह ने तय किए। और कैसे तय किए? हर चौथे प्रत्याशी में एक प्रत्याशी बाहरी दलों से तोड़ करके लाया गया और यही कारण रहा कि अंतिम चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग करते रहे। एक एक दिन में 3-3 मीटिंगें इन्हों की और जहां जहां इन लोगों ने मीटिंग की वो सीट ये लोग हार गए और यहां तक कि प्रधानमंत्री अपनी सीट खुद काफी अंतर से हारे। अजय राय ने एकदम घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। किसी प्रधानमंत्री के लिए 1.5 लाख वोटों से जीतना शर्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन तय करिए आप कि क्या स्थिति इनकी है, कितने मजबूत प्रधानमंत्री ये हैं। कांग्रेस 99 पे सिमट गई, ये तो हंसी की बात है, लेकिन आप भारत के इतिहास में सबसे कम मत प्रतिशत से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर को छोड़ करके। आप किस मुंह से, किस चेहरे से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं?
दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं कि एनडीए गठबंधन को इस बार 293 सीट मिली है। इन्हें 60 सीटों का नुकसान हुआ है 219 की अपेक्षा, और मत प्रतिशत 41.7% रहा। और जबकि बीजेपी अकेले 240 सीट जीत पाई, यहां भी इसे 63 सीटों का नुकसान हुआ है और कुल 36.5% वोट मिला है। तो दोस्तों, कहना यह है कि सरकार कैसे चलाएंगे 5 साल आप। अभी क्या है, अभी तो जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और मंत्रालय बांटे जाएंगे तो ये रेवड़ी किन किन को मिलेगी? ज्यादा भाजपा मंत्रियों को मिलेगी कि ज्यादा एनडीए के गठबंधन के सांसदों को मिलेगी, यह तय करेगा। और अगर मलाईदार विभाग आपके सहयोगी दलों के पास जाता है तो भाजपा के अंदर भी बौखलाहट बढ़ेगी और इन्हें संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। कल जिस तरीके से इन्हें पहले भाजपा संसदीय दल का नेता चुना जाना था, उसको दरकिनार करके एनडीए का नेता चुना गया संसदीय दल का। तो इस बात को लेकर के भाजपा में बहुत चर्चा है, यहां तक कि नितिन गडकरी की भी उपेक्षा की गई। कल पूरी तरीके उपेक्षा की गई। जहां राजनाथ सिंह, अमित शाह मंच पर दिखाई दिए, गठबंधन के नेता मंच पर दिखाई दिए, वहीं गडकरी सामान्य सांसदों की सीटों के साथ सामने बैठे दिखाई पड़े। हाँ, ये जरूर है कि उनको मंच पर बुला करके प्रस्ताव पे सहमति देने को कहा गया और वो गए मंच पर, उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त किया, प्रस्ताव के पक्ष में बोले। अब इस मंत्रिमंडल के गठन में संघ का कहीं हमें कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने कहा था कि उन्हें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी पार्टी मजबूत है, हम पार्टी चला लेंगे। ये बात मोहन भागवत को खली है और मोहन भागवत की संघ की वर्तमान 2024 के सरकार गठन में कोई राय नहीं ली गई, न वो कोई राय अपनी व्यक्त किए, और इसीलिए नितिन गडकरी भी चुपचाप बैठे रहे। अब देखना यह है कि कल जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो ये तो तय है कि राजनाथ सिंह को कोई बड़ा विभाग मिलेगा। अब नितिन गडकरी को बड़ा विभाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उन्हें मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, अभी प्रश्न चिन्ह है। और यह कल शाम को 6 बजे तय हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। ये 5 साल बहुत कठिन होगा दोस्तों। अब मोदी की गारंटी नहीं चलेगी, और अगर चलाते हैं तो गलत है। क्यों? अब तो कोई काम गठबंधन की राय से होगा, और अगर गठबंधन की राय से नहीं करेंगे तो गठबंधन टूट जाएगा। तो जब गठबंधन के हिसाब से चलेगा तो गारंटी गठबंधन की कहनी पड़ेगी, मोदी की गारंटी नहीं कहनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अगली चर्चा हम कल जब सरकार का गठन हो जाएगा, विभागों का बंटवारा हो जाएगा, तो हम आपसे परसों पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विराम दीजिए। नमस्कार।